ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते कि ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए आशीष, आज ग्लोबल बाजार से बेसिकली संकेत ही नहीं है, क्योंकि यूएस के मार्केट अगर आप देखें तो थैंक्स गिविंग डे के चलते बंद थे। आज भी मेरे ख्याल से वहाँ आधा दिन का ही कारोबार होने वाला है और ऐसे टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वॉल्यूम्स रहते हैं वो काफ़ी लो रहते हैं। इसके लिए आपने कल देखा कि यूरोपियन मार्केट में भी काफ़ी सुस्ती के साथ ट्रेड्स देखने मिले, कोई बहुत बड़ा एक्शन वहाँ देखा नहीं गया। हाँ, एस्ट्राजेनेका की खबर पॉजिटिव आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, उसके चलते वो एक स्टॉक था जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिला। इसके अलावा अगर देखें यूरोपियन मार्केट फ्लैट थे। अगर आप आज देखें एसजीएक्स निफ्टी वो भी इनफैक्ट सपाटी कारोबार कर रहा है। ये है कि 13,000 के ऊपर कम से कम कारोबार कर रहा है, उसके ऊपर टीका है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोई बड़ा मूव देखने नहीं मिल रहा है। एशिया में भी जैसे कि आपने हेडलाइन में मेंशन किया, काफ़ी मिक्स्ड ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं, तो कोई एक क्लियर संकेत नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमारे यहाँ आज के बाद 3 दिन की छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं टेंशन इस बात की है कि 3 दिनों में क्या होता है भाई, क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, उसके पहले आपको कैसे ट्रेड करना है। तो थोड़ा हल्का रखे रहेंगे ना, तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और साथ ही साथ लोन मॉनिटरिंग केस की सुनवाई भी है, तो 2 बड़े ट्रिगर्स है आपके सामने, देखते हैं क्या होता है उसके चलते। लेकिन हाँ, ये है कि अगला जो वीक है वो ट्रंकेटेड रहने वाला है, तो उसके पहले अपनी पोजीशन जो है वो संभाल के लेके जाएं, वही ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, यानी ग्लोबल बाजारों से खास संकेत नहीं, इनफैक्ट आज संकेत ही नहीं है। लेकिन घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो ट्रिगर्स, वॉलेटिलिटी जिस तरीके की देखने को मिल रही है वो बड़ी चीज है। और अब देखिए, आप वीकेंड में जाएंगे उसके पहले काफी कुछ होने वाला है। लोन मॉनिटरिंग के तो मैंने कह दिया, इसके अलावा ऑटो नंबर्स आएंगे, तो वो भी आपको आज ही पचा के जाना है, क्योंकि आप सीधे आओगे 2 तारीख को और 1 तारीख को ऑटो नंबर आ जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आज ही पचा के जानी चाहिए। तो शायद लोकल संकेत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज ग्लोबल से। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं देख भी रहा था कि दिसंबर सीरीज में खासतौर पर अगर आप सेकंड हाफ देखें दिसंबर सीरीज का, तो बहुत ही सुस्त देखने को मिलता है। पिछले 11 साल में से 4 बार ऐसा हुआ जब 3 से 4% के मूव्स देखने को मिले। बताइए, बाकी सभी टाइम जो है फ्लैट कारोबार देखने सबके सब छुट्टी पे चले जाते हैं ना, तो काम कौन करेगा उस टाइम पे। ये और उस टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, किसी को आता ही नहीं है। चलिए, तो ये तो ट्रिगर्स की बात हो गई, लेकिन अब स्टॉक्स पर भी बात करते हैं कि क्या हमने लिया, कोई कुछ बेचा है? एक भी स्टॉक वरुण आज बेचने के लिए है ही नहीं, रडार पर ही नहीं आ रहा। डेफिनेटली जिस तरह से कल सेकंड हाफ में मूव देखने मिला था, तो शायद ही कोई हिम्मत करेगा कि बेचने की। लेकिन तकलीफ ये है कि सब कुछ लाइफ हाई पे है, तो खरीदे क्या, तो काफ़ी क्या खरीदे क्या बेचे के बीच के मामला है। तो हमने सोचा खरीद के ही चलना चाहिए, क्योंकि मेरे भी स्टॉक जो है सबके सब खरीदारी के हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर में शुरू करता हूँ। तो अब जैसे कि मैं कह रहा था कि 2 तारीख को अब जब वापस आओगे तो कहीं ना कहीं जो ऑटो नंबर्स है वो आपके सामने रहेंगे। इसके लिए आपने कल देखा कि सेकेंड हाफ में आपको ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में एक अच्छा खासा अपमूव भी देखने मिला। लेकिन इसी सेगमेंट में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें शायद ज़्यादा अपमूव देखने नहीं मिला है, तो उसमें शायद आज आपको खरीदारी देखने मिलेगी। और वैसे भी पूरा ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है उसमें शायद आज हरकत रह सकती है ऑटो नंबर्स के पहले। तो उसके चलते मिंडा इंडस्ट्रीज जो है उसमें आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। कल जो इसकी क्लोजिंग थी 379 के आसपास थी, तो मेरे ख्याल से 390 के लक्ष्य के लिए आज आपको ट्रेड करना चाहिए। 423 425 के आसपास का इस काउंटर का 52 एक हाई है, उसको कहीं ना कहीं ये काउंटर जो है फिर से एक बार चेस कर सकता है। 375 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए, आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक रडार पे रह सकते हैं, काफ़ी हद तक फोकस रह सकता है, हरकत रह सकती है वहाँ पे, क्योंकि 1 तारीख को ऑटो के नंबर्स आएंगे और हम जा रहे हैं छुट्टी पे। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है स्पेंसर्स रिटेल। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं वरुण, आज एफएनओ के स्टॉक ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कैश के तमाम स्टॉक्स देख लीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप सभी रडार पर आ रहे थे। कल भी देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला। कैश के स्टॉक्स की लंबी सूची है मेरे पास। पहला स्टॉक मैं लेके आना चाहता हूँ स्पेंसर्स रिटेल। इस स्टॉक पर फोकस करना होगा। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनके जो शोल्डर्स हैं उनका फॉर्मेशन बराबर नहीं हुआ है। लेकिन पैटर्न जो है उसको ट्रेड करने का तरीका सिमिलर रहता है। और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान, क्योंकि अब मैं मान रहा हूँ कि जो छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर मोमेंटम तेजी से आते हुए दिखेगा। ऐसे में जो स्टॉक्स में वैल्यू अच्छी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, वहां पर बढ़िया बाइंग आते हुए दिखेगी। 77.60 की क्लोजिंग है, यहाँ पर 82 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 76 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। अगली जो कैटेगरी है वो एफएनओ स्पेस है। आज का फ्यूचर्स, और जैसा कि आप बता ही रहे थे कि पूरा जो ऑटो पैक है यहाँ पर हमें फोकस करना होगा। और आप शो से पहले आपसे बात भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि
खासतौर पर अगर आप देखें तो टू व्हीलर कंपनीज है, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। मैं मान रहा हूँ वरुण, जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है ना, यहाँ पर भी आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए। ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही बेहतर है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। काफ़ी बार मैंने आपको ट्रेडर्स डायरी में स्टॉक के बारे में बताया, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर के ऊपर का जो ब्रेकआउट है अभी तक आ नहीं रहा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न है, पैटर्न जब तक नेगेट ना होना तब तक आपको इस स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखना है। और इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि दिसंबर सीरीज के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज इसके फ्यूचर्स को आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ट्रेड करने के लिए। हालांकि आज जो मैं लेवल आपको बताऊंगा इंट्राडे बेसिस पर होंगे। 173 के आसपास की क्लोजिंग है, पहला लक्ष्य मेरा 177 होगा, पार हो गया तो हो सकता है कि यहाँ से और फर्दर 2 से 3% का मूव देखने को मिले। लेकिन सेफर साइड इंट्राडे में फ्यूचर्स में जो है आपको केवल 170 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर जो आपके रडार पे होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। मैंने कहा जब छुट्टी है, छुट्टी 30 तारीख को है, तो हम आएंगे वापस 1 तारीख को, जी राइट। तब ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको शायद खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे। इसके लिए उसके पहले आपको खरीदारी करना चाहिए, तो ये क्लैरिफिकेशन है। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर में जो खरीद के मैं चलना चाहता हूँ वो है सेल का काउंटर। इनफैक्ट आशीष, पिछले कुछ दिनों से मैं खरीदना चाहता था इसको, लेकिन ये एफएनओ के बैन में था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि फ्यूचर्स में इसमें कोई भी ट्रेड ना करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जिस तरह से कल आपने देखा कि मेटल काउंटर्स में तेज़ी देखने मिली, मुझे लगता है आज भी वो तेज़ी जो है वो जारी रहेगी। एटलीस्ट सेल जैसे काउंटर में तो जारी रहेगी, क्योंकि देखिए पहला दिन है, बैन से बाहर आ चुका है ये, अब ये बैन में है नहीं, तो आपके पास पोजीशन लेने का मौका है। तो उसके चलते यहाँ पोजीशन आप बना सकते हैं फ्यूचर्स में। 48 के लेवल्स के लिए यहाँ पोजीशन बना के चलेगा। आप 46 का एक स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट मैंने रखा है, ज़्यादा नीचे नहीं है स्टॉप लॉस, महज 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस है, और ₹1.10 के आसपास का आपको ऊपर का टारगेट है। अगर चल गया यहाँ से तो मेरे ख्याल से इंट्राडे या फिर 1-2 दिन में आपको 50 के लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकता है ये काउंटर। लेकिन इंट्राडे के लिए 48 का लक्ष्य आप रखिएगा फिलहाल। देखते हैं कि कैसे खुलता है और कैसे चलता है। मुझे लगता है एफएनओ बैन से बाहर आने के बाद आज यहाँ अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में एक काउंटर मैंने खरीदा है, और वो है ओएनजीसी का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 82 का। अब आप सोचेंगे 66 के लेवल पे मैं आपको पुट ऑप्शन खरीदवाता था, 80 के लेवल पे मैंने आपको कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए कहा है। देखिए कच्चा तेल, जैसे कि हम लगातार आपको कह रहे थे कि कच्चे तेल में अगर बढ़ोतरी देखने मिले ना तो ओएनजीसी के लिए बड़ा फायदा होगा। आशीष, $1 अगर कच्चा तेल बढ़ता है ना तो ओएनजीसी के ईपीएस में 65 से 70 पैसे के आसपास का इजाफा होता है। और आप देखिए केवल नवंबर के महीने में ही करीब $11 के आसपास जो कच्चा तेल है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। $11 मतलब अगर आप 60 पैसे के हिसाब से भी लगाए तो करीब 6-7 रुपये प्रति शेयर के आसपास का ईपीएस का इजाफा इस काउंटर में हो सकता है। ये तो सिर्फ मैं तेल की बात कर रहा हूँ, गैस का फायदा अलग आपको देखने मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है उसके चलते आपको शायद ओएनजीसी में थोड़ा और अपमूव देखने मिलेगा। इनफैक्ट कल मैं बार्कलेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि ग्लोबल स्टॉक्स के ऊपर थी, और ग्लोबली उनका कहना है कि बीपी में वो यहाँ से करीब 60-65% का आसपास का अपसाइड देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों को लेके ग्लोबली जितने भी फंड हाउसेस है वो किस तरह से बुलिश हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ से रिवाइवल के संकेत देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी शायद हो सकता है कि ये काउंटर 100 तक भी जाए, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। इंट्राडे में 82 का जो कॉल है वो आप खरीद के चलेगा। आपको ₹5 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ₹3.40 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए ऑप्शंस में मैंने एक मेटल स्टॉक को चुना है। इनफैक्ट माइनिंग कहा जाता है कंपनी को, मेटल एंड माइनिंग स्पेस की कंपनी है एनएमडीसी। यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। एनएमडीसी का जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली अगर आप अन्य मेटल काउंटर्स की तुलना में देखें तो स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी हमारे सामने है। पूरी दिसंबर सीरीज है, सीरीज बहुत लंबी है, और मुझे लग रहा है एनएमडीसी में ऑप्शंस के जरिए आप जो है एक रणनीति बना सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इंट्राडे बेसिस कर रहे हैं तो एट द मनी या इन द मनी जो ऑप्शंस है इनमें ट्रेड करिए। अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बना सकते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाएं। एंड अगर आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो है आप हैं स्प्रेड्स बनाकर ट्रेड करें। ₹100 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करनी है। इंट्राडे बेसिस पर मैंने लक्ष्य कैलकुलेट किए हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 3.55 के आसपास की क्लोजिंग है। 4.75 तक ये जो है कॉल ऑप्शन जा सकता है ₹100 का, लेकिन एहतियातन तौर पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो ₹2.95 का लगाना है। एनएमडीसी में मान लो कि अन्य मेटल काउंटर्स की तरह यहाँ पर भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप यहाँ पर तेजी करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, और इसमें मैंने एक एनबीएफसी स्टॉक को चुना है मैक्स फाइनेंशियल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करके, और इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ इंट्राडे या फिर पोजिशनल नहीं, थोड़ी सी लंबी अवधि का अगर आप नजरिया बनाएंगे तो बेहतरीन मुनाफा होते हुए दिखेगा। टेक्निक में इसको चुनने का कारण ये है कि आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही लंबी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन नजर आएगा। राउंडिंग बॉटम की खासियत है कि जितना बनने में समय लगाएगा ना पैटर्न उतना पावरफुल होता है,
और जब इसमें से ब्रेकआउट होगा तब एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। ढेर सारे एग्जांपल्स है मेरे पास इसके लिए। आप देखिए एस्ट्राजेनेका 2700 के आसपास हम फास्ट मनी में बात करते थे इसकी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट की, और आप देखिए 4500 से ऊपर स्टॉक है। एस्कॉट्स में हुआ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, और उसके बाद एक तरफा तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगा तानला सॉल्यूशंस, ये भी स्टॉक मैं आपको फास्ट मनी में बताया करता था। प्लेटफॉर्म हो गया। हाँ बिल्कुल, 75 रुपए पे बताता था, आज देखिए कहाँ से कहाँ हो गया। राउंडिंग बॉटम की ताकत यही है, और इसको समझने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जितना स्ट्रक्चर का है उतनी हाइट आप जोड़ दीजिए, उतना लक्ष्य निकल के आएगा। मैक्स फाइनेंशियल डेली चार्ट को एक बार जरूर देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, और मुझे लग रहा है कि केवल 1 से 2 साल का अगर आप व्यू बनाएंगे तो यहाँ पर आपको बेहतरीन लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1025 ये मेरा पहला लक्ष्य होगा, लेकिन अगर इससे भी तेजी होती है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को फर्दर ट्रेल करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। तो स्टॉक्स पे नजर रखें कि वो राउंडिंग बॉटम पड़े पहले जाके, जहाँ जहाँ बनेगा उसको खरीद लो। राइट, वो बिल्कुल नो ब्रेनर है वो। तो स्टॉक्स पे तो नजर रखे, साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम पढ़ लेना कि कैसे राउंडिंग बॉटम पड़ता है, काफ़ी फायदा होगा इसका। चलिए टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद है उसकी बात करते हैं, और मुझे जो पसंद है वो है मेरिको का स्टॉक। देखिए वैसे तो रीज़न फंडामेंटल है, क्योंकि जो सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के ऊपर ड्यूटी है उसको कम कर दिया है। 37.5% से कम करके अब ये 27.5% हुआ, तो सीधे सीधे 10% की कटौती। और पाम ऑयल जो है, जितनी FMCG कंपनीज है उनको एज अ रॉ मटेरियल जो है वो बहुत काम आता है। किसी को ज़्यादा मात्रा में आता है, किसी को कम मात्रा में आता है। तो ये तो फंडामेंटल रीज़न मैंने आपको बता दिया। लेकिन टेक्निकल रीज़न अगर आप देखें ना, तो पिछले 1-2 महीने का आप चार्ट निकाल के देख लीजिए। हमेशा ये स्टॉक नीचे जाता है 360 के आसपास, ऊपर आता है 380 के आसपास, वहाँ आके अटक जाता है। इसी रेंज में ट्रेड करा। इनफैक्ट मैं चार्ट देख रहा था, बहुत अच्छा चार्ट था, ऊपर नीचे ऐसे एक रेंज टाइप बन रही थी इस काउंटर में। मेरे ख्याल से आज इस खबर के चलते हो सकता है कि ये 380 की वो जो रेंज है उसको ब्रेक करेगा। अगर उसको ब्रेक किया तो पहला आपको 385 देखने मिलेगा, और अगर उसके ऊपर क्लोज कर दिया ना 385 के ऊपर, तो आपको ये काउंटर जो है फिर 400 के आसपास के लक्ष्य या उसके ऊपर के लक्ष्य दिखा सकता है। सबसे पहले 380 ब्रेक करने देना। 380 को ब्रेक करके अगर क्लोज हो गया 385 पे, तो एक बेहतरीन रनअप जो है आपको अगले कुछ दिनों में भी इस काउंटर में देखने मिलेगा। इस खबर के चलते आज इंट्राडे में 385 के लक्ष्य के लिए आपको इसको ट्रेड करना है, जो कि मेरा इनिशियल टारगेट है 369 का। आपको एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं फंडामेंटल पिक की। तो देखिए फंडामेंटली एक काउंटर जो काफ़ी पसंद आता है वो है हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट अब मैं इसको क्यों ले रहा हूँ कि मैंने आपको रीज़न तो बता दिया कि 1 तारीख को जब आप वापस आएंगे तब ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके पहले अगर पोजीशन लेना है तो कुछ चुनिंदा ऑटो काउंटर है जहाँ पे आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए। अब हीरो मोटोकॉर्प क्यों पसंद आता है, क्योंकि आपने सुना होगा इस कंपनी की कमेंट्री जो फेस्टिवल सेल्स के बाद आई थी, उसमें इन्होंने करीब मेरे ख्याल से 14 लाख के आसपास गाड़ियाँ बेची थी। और इन्होंने कहा था कि जो इनकी फेस्टिवल के बाद इन्वेंट्री है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पे है। तो इसका एक मतलब तो साफ है कि अब जो प्रोडक्शन नंबर्स आने वाले हैं वो शायद काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आ सकते हैं आपको। इसके चलते हीरो मोटो में आज आप पोजीशन बना सकते हैं। 3100 के लक्ष्य के लिए 3000 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए ये इसके लिए लिया जा रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने कमेंट्री दी थी कि इन्वेंट्री काफ़ी कम है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन नंबर्स अच्छे आएंगे, उसके चलते यहाँ खरीदारी आप कर सकते हैं। चलिए फंडामेंटल तौर पर मुझे कैपिटल गुड स्पेस का थर्मैक्स ये स्टॉक मुझे पसंद है, और मुझे याद आता है कि पिछले हफ्ते ये स्टॉक मैंने आपको जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर बताया है। देखिए फंडामेंटली आप कल सीमेंस के नतीजे देख लीजिए, और मैं बार बार लगातार आपसे यही कह रहा हूँ कि कैपिटल गुड स्पेस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों में इस स्पेस ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, यानी 10 साल का कंसोलिडेशन है। फंडामेंटली तो अपने तरीके अलग हैं, लेकिन टेक्निकली आप इसको पहले समझिए कि अगर कंसोलिडेशन होता फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। कल सीमेंस के नतीजे में हमने देखा कि ऑर्डर फ्लो में तेज़ी है, मार्जिन में सुधार है। थर्मैक्स यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको फाइनेंशियल्स में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टॉक ने अभी तक बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये जो पूरा स्पेस है ना बहुत ज़्यादा बजिंग है। फिलहाल अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो पूरी तरीके से, और खासतौर पर अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे ना तो सिर्फ कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर फोकस है, उन स्टॉक्स को हायर मल्टीपल मिलता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का सोचिए निवेश के लिहाज से, आप सोचिए 10 साल 15 साल 20 साल बाद भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और अभी भी अगर आप देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यहाँ पर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही है। मुंबई में मेट्रो बन रही है अभी, तो आप सोचिए कि आगे जाकर इस स्पेस में कितना ज़्यादा ऑर्डर फ्लो देखने को मिलेगा, कितना काम होगा। रेवेन्यू विजिबिलिटी मुझे आगे जाकर बहुत बढ़िया लग रही है। थर्मैक्स थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया बताइए, हालांकि मैं आपको 15 साल बाद के लक्ष्य नहीं दे सकता हूँ, केवल 1 से 1.5 साल का समय निकालेंगे, क्योंकि जो सॉसर फॉर्मेशन हुआ उसके हिसाब से आप देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत
बहुत जल्द 981 तक के जो स्तर है ये छू सकता है। 1 से 1.5 साल में कह रहा हूँ, हो सकता है कि 6 महीने में भी लक्ष्य आपको देखने को मिले। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो असल में निवेश के तौर पर है। मैंने आपको इनफैक्ट टेक्नो पिक भी निवेश के तौर पर बताया, फंडा पिक भी निवेश के तौर पर बताया। अब जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो तो निवेश के तौर पर है ही। एक और स्पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। देखिए, एसी बनाने वाली कंपनी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखिए कि चाइना में जो पेनिट्रेशन है एसी का वो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर है। मतलब हर घर एसी, ऑलमोस्ट हर घर में एसी है। आप जितने भी मॉल्स देख लीजिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या फिर जितने भी दफ्तर है, वहाँ पे सब में एसी होना तो अनिवार्य है। भारत में इसका जो चलन है इसकी शुरुआत हो रही है। आप यहाँ का पेनिट्रेशन लेवल देखिए केवल 3% है, और 3% से मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर फर्दर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। जॉनसन हिताची, इस स्टॉक पर आपको फोकस रखना है। एमएनसी कंपनी है, एसी बनाने का बढ़िया कारोबार है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अभी तक डेवलपिंग स्पेस में पकड़ा नहीं है, उसने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। जब पकड़ेगा तो अच्छी खासी जो तेज़ी है, ऑर्डर फ्लोज है, वो देखने को मिलेंगे। कंपनी बहुत बढ़िया, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ग्रोथ के ढेरों अवसर है, जिसके चलते आप इस स्टॉक में 1 साल तक का एक कंजर्वेटिव लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं। 2800 रुपये का 2100 के आसपास की क्लोजिंग है। ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगा। मतलब जितना चाइना में लोग यूज़ करते हैं एसी, उतने ही लोग हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते। 90% वहाँ यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ 90% यूज़ नहीं करते। चलिए ठीक है, तो जॉनसन हिताची आशीष को पसंद है। अब मुझे जो स्टॉक पसंद है इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो है एडवांस एंजाइम का। देखिए, ये स्टॉक आपको ये तो पता है कि एंजाइम्स बनाने का काम करती है, साथ साथ अब कहीं ना कहीं ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी एक बहुत बड़ा प्ले। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लॉरेंस ने किस तरह से एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को एक्वायर किया था, तो कहीं ना कहीं ये स्पेस जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव हो चला है। इसके अलावा इस कंपनी का ह्यूमन हेल्थ केयर में धंधा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में धंधा है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा था कि एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने सेगमेंट्स हैं उनमें आपको अगले कुछ दिनों में बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। और इस कंपनी का धंधा जो है वो भी एनिमल हेल्थ केयर में है। करीब 45 कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है, और काफ़ी हद तक B2B के साथ साथ B2C के जो प्लान्स है वो भी इस कंपनी के, तो काफ़ी हद तक इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है अगले कुछ दिनों में देखने मिलेगी। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि अगले 3 साल में 11 से 12% के आसपास की CAGR ग्रोथ होगी, और अगले 3 से 4 साल में जो मुनाफे की ग्रोथ होगी वो करीब करीब 15 से 18% साल दर साल हो सकती है। इस तरह का पोटेंशियल है इस स्पेस में, इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 450 के लक्ष्य आपको अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों वाली स्टॉक की, तो खबरों के चलते M&M पसंद है। यहाँ 750 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। ऑटो नंबर्स के बेसिस पे तो आपको खरीदना ही है, साथ ही साथ ये अपनी कुछ 2 सब्सिडरीज है उनमें बिकवाली करने वाली है। करीब 35 करोड़ रुपए में इन 2 सब्सिडरीज में अपना हिस्सा जो है ये बेचने वाले हैं, तो इसका भी एक एड ऑन इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 750 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। महज 720 यानी 8 रुपये नीचे आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने चुना HUL खबर। तो आपको पता ही है कि क्रूड पाम ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी घटी है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। विस्तार से हम समझा चुके हैं, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है ना, ये वरुण आपको बताएंगे। स्टॉक को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, खासतौर पर इसके ब्रेकआउट जो लेवल है। आप देखिए, जो मैंने 2250 का लक्ष्य दिया, ठीक है, ठीक तो है, लेकिन अगर इसने 2170 को क्रॉस किया तो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 2120 2170 इस रेंज में ट्रेड करता है। इस रेंज को अगर इसने ब्रेक नहीं किया ना तो इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है। अगर ऊपर ब्रेक किया तो ये 2225 जाएगा, तो फिर आप ले सकते हैं इसको। तो बिल्कुल 2170 का जो स्तर है ये क्रॉस होने के बाद यहाँ पर फिर आप तेजी कर सकते हैं, और 2170 क्रॉस हो गया तो फिर उसको स्टॉप लॉस बना ले। डेफिनेटली उसको आप फिर अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए, फिर वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए, स्टॉक मैंने बताया, रणनीति आपको वरुण ने बता दिया। अच्छा कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं। अगली कैटेगरी है माई चॉइस, जहां पर हमें मिलती है फ्रीडम कोई भी स्टॉक चुनने की। और पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है स्ट्राइड्स फार्मा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ना एक फार्मा स्टॉक मेरी लिस्ट में जरूर है, नहीं तो पूरे दिन बाद रिग्रेट होती है। स्ट्राइड्स फार्मा जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट बहुत दिनों से नहीं आया है, स्टॉक चर्चा में भी नहीं है। हो सकता है कि आज एनालिस्ट के रडार पर आते हुए नजर आए। 20 रुपए तक की अपसाइड जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 750 की क्लोजिंग है, 770 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो केवल 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक है अवंती फीड्स। ये भी स्टॉक एक ऐसा है जो वरुण के रडार पर लगातार बना रहता है, लगातार इसकी चर्चा करते रहते हैं, तो दिन में काफी बार मैं इसके चार्ट देखता हूँ। अवंती फीड्स में अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके का रेंज फॉर्मेशन हुआ था, अब स्टॉक हो सकता है पूरी संभावना है कि रेंज को तोड़ता हुआ नजर आए।
511 की क्लोजिंग है, 540 पहला लक्ष्य होगा, टूट गया तो हो सकता है कि और भी तेजी देखने को मिले, लेकिन इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं इसके लिए 500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में धानुका एग्रीटेक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक ने जो है एक बेरिश पैटर्न को नेगेट किया है, जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलती है। एक और खास बात यह भी है कि अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। 751 755 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 719 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माय चॉइस में जो 3 स्टॉक्स मैंने चुने हैं तीनों में खरीदारी की सलाह है। और जैसे कि आशीष आपने एक फार्मा स्टॉक चुना तो मैंने भी एक फार्मा स्टॉक चुना है और वो है कैडिला हेल्थ। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन की खबर के चलते यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 440 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप ले कीजिएगा, 420 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। एयू स्मॉल फाइनेंस इसके पहले भी मैंने आपको दिया था, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि खरीदारी की सलाह यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 890 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, 855 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और माइंड ट्री यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। लगातार इस काउंटर में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है और इस मोमेंटम के चलते इस काउंटर में आपको जो तेजी है वो देखने मिल सकती है। अच्छा खासा 1440 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है इंट्राडे में। 1400 का आपको 1380 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल 1400 के आसपास जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज तो इंट्राडे में 1440 के लक्ष्य, लेकिन इन फ्यूचर भी आप इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी रैली की उम्मीद जो है इस काउंटर में लगाई जा रही है। चलो, तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में चुना है। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। 390 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। सेल में फ्यूचर में खरीदारी कीजिएगा 48 के लक्ष्य के लिए। ओएनजीसी का 82 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 5 रुपये के लक्ष्य के लिए। मेरिको में 385 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। हीरो मोटो ऑटो नंबर्स के पहले खरीदारी कर सकते हैं, 3100 का लक्ष्य देखने मिलेगा। एडवांस एंजाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा लगता है, 650 के लक्ष्य आपको 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। M&M 750 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। कैडिला हेल्थ फार्मा स्टॉक्स थोड़ी तेजी में रह सकते हैं, 440 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस 890 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है और माइंड ट्री में आपको खरीदारी करना है। 1440 के लक्ष्य आपको आज इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। तो सभी खरीदारी के कॉल्स है और इनमें से जो स्टॉक सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है कैडिला हेल्थ। यहाँ पे एक बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, मोमेंटम इस काउंटर में काफ़ी अच्छा है, उसके चलते यहाँ खरीदारी करके चलेगा। आपको 440 के लक्ष्य जो है ये काउंटर जो है इंट्राडे में आपको दिखा सकता है, यहाँ खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं। चलिए, कैश का स्टॉक है स्पेंसर रिटेल, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एनएमडीसी में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली मैक्स फाइनेंशियल बेहद मजबूत है, लंबी अवधि में अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, स्टॉक में तेजी आएगी तो 1025 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। थर्मैक्स में खरीदारी करनी है 981 के लक्ष्य के लिए। जॉनसन हिताची स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रखिए, 2800 रुपए के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया बनाना है निवेश के लिए। एचयूएल में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। स्ट्राइड्स फार्मा में काफी दिनों से ब्रेकआउट नहीं आया है, स्टॉक को आप रडार पर रखेंगे। अवंती फीड्स यहाँ पर आप देखिए एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है। धानुका एग्रीटेक एक नेगेटिव पैटर्न को इसने नेगेट किया है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मैक्स फाइनेंशियल्स में, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबी अवधि का एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से अगर तेजी आएगी तो स्टॉक 1025 के स्तर पर जाएगा।